ओके गाइस, तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं AS 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। अब सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, आप बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से? क्या होता है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्ट करना मतलब, इन्वेस्ट करना मतलब, इन्वेस्ट करना मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? इंटर के बच्चे हो, बताओ ना। इस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? फंड्स को कहीं पे एम्प्लॉय करना, कहीं पे पैसे लगाना, जिससे हम वहां से क्या कमा पाए? इनकम कमा पाए। बेसिकली कुछ पैसा कमाना है। अब पैसा सर दो फॉर्म से कमाते हैं हम लोग। एक तो उस जगह से हमारे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, या क्या मिलेगा भैया, डिविडेंड मिलेगा। और दूसरा पॉइंट होता है, पैसे कमाते कैसे हैं सब, दूसरा पॉइंट होता है जितना पैसा मैंने लगाया है वो बढ़ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल, कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जमीन में, कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, सिल्वर में। आपको पता है सबसे मेजरली इन्वेस्टमेंट इधर ही होता है, ठीक है। क्योंकि और कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स के अंदर, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, कमोडिटीज के अंदर, करेंसी मार्केट के अंदर। पर वो रिस्की वेंचर होते हैं। ज्यादातर लोग बाग पसंद किस में करते हैं इन्वेस्टमेंट करना? जमीन जायदाद के अंदर, अपने सोना चांदी के अंदर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोगों ने एक प्लॉट लिया, जमीन का टुकड़ा खरीदा 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपीज का प्लॉट लिया। अब आपका क्या पर्पज होगा इसके पीछे? जमीन खरीदने के पीछे पर्पज क्या है? एक तो आपका पैसा आपके पास में रखा हुआ है, ठीक है, आइडल मनी है आपके पास में। तो आप सोचोगे यार पैसा रखा रखा तो बच्चे पैदा करके तो बढ़ना नहीं है, पैसे अपने आप तो बढ़ता नहीं है। तो आप सोचोगे यार पैसा क्यों ना कहीं पे लगा दे, जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो आपने जमीन ले ली। अब जमीन क्या, बस जमीन लिए, एकदम बेयर लैंड है, ठीक है, एकदम जमीन है, उस पर कुछ नहीं बना हुआ है, वो आपने जमीन ले ली। अब वहां से क्या आप रेंटल इनकम कमा सकते हो? नहीं। रेंटल इनकम बनाने के लिए, कमाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? उस पर आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, चाहे वो टेम्पररी स्ट्रक्चर हो, चाहे परमानेंट स्ट्रक्चर हो, कुल मिला के बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तब आप रेंट कमा सकते हो। पर आपने जमीन ले ली, अब आप पैसे कैसे कमाओगे? पैसे कैसे कमाओगे? नहीं, उसको रेंट पे देना ही नहीं, आपको रेंट पे नहीं देना, लीज पे नहीं देना, फिर कमाओगे कैसे? फिर कैसे कमाओगे बताओ? सर वो वैल्यू बढ़ जाएगी ना जमीन की। आज 50 लाख का लिए, 2 साल बाद क्या पता वो 30 लाख बढ़ जाए, 80 लाख का हो जाए, 90 लाख का हो जाए, 65 लाख का हो जाए। तो वैल्यू बढ़ जाती है तो भी हमारी इनकम ही है। कैपिटल एप्रिसिएशन, मनी एप्रिसिएशन, वैल्यू एप्रिसिएशन में हमारी इनकम है। और दूसरी चीज, अगर मान लो मैंने सर कोई कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया होता, कोई कंपनी के डिबेंचर्स मैंने परचेज कर लिए होते, कोई कंपनी को मैंने लोन दे दिया होता, ठीक है, तो वहां से मुझे क्या मिलता? सर इंटरेस्ट मिलता या डिविडेंड मिलता। अपन FD कराते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो वहां से क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो सर कुछ जगह हमको इंटरेस्ट भी मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है, और साथ में उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। कुछ जगह सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ जगह सिर्फ हमारी जो कैपिटल है उसकी वैल्यू बढ़ती है, एप्रिसिएशन होता है। तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, फंड्स को एम्प्लॉय करना, फंड्स को आइडल ना रख के कहीं पे लगा देना, ताकि पैसे से पैसा बने। पैसे से पैसा बनाने को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। पैसे से पैसे को बनाना, पैसे से पैसे को बनाने को हम क्या बोलते हैं? कम ऑन, इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है भाई? धंधे में तो पैसा लगाने से धंधा धंधा नहीं चलता है, पैसा लगाने के साथ साथ में मेहनत भी करनी पड़ती है। समझ लो आप बात को। पर सिर्फ मैंने पैसा लगा दिया और उसकी वजह से मेरा पैसा बन रहा है, तो वो क्या है सर? कम ऑन, मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है लगाना, ठीक है। फंड्स को एम्प्लॉय करा मैंने, मनी को एम्प्लॉय करा मैंने, कहां पे सर? किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट इनकम। क्या कमाने के लिए? इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए मैंने अपने फंड्स को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, एम्प्लॉय कर दिया है। डिविडेंड इनकम कमाने के लिए मैंने अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया है, या फिर उस वैल्यू को एप्रिशिएट करने के लिए मैंने अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया है। 50 लाख रुपीज कैश में रखा रखा तो सर बढ़ना नहीं है, ठीक है। उल्टा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू उतनी की उतनी रह जाएगी, उल्टी कम हो जाएगी वैल्यू। समझ रहे हो आप? तो सर 50 लाख रुपीज को अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो उससे मैं क्या क्या कमा लूंगा? एक तो इन्वेस्ट इंटरेस्ट कमा सकता हूँ, डिविडेंड कमा सकता हूँ, और हो सकता है 50 लाख रुपीज 2 साल बाद कितने हो जाए? 65 लाख रुपीज हो जाए, इसकी वैल्यू भी बढ़ जाए। तो सर कैपिटल एप्रिसिएशन का भी गेन हो सकता है। हाँ बोलो। हाँ ले चले।
तो सर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स मनी इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट और गेन्स ऑन एप्रिसिएशन और सेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज आर नोन एज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं लोग बाग? जनरली आपने सुना होगा, जनरल पब्लिक है इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है? कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकती है? कोई भी बिजनेस कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो सर, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स के अंदर, किसी दूसरी कंपनी को हम लोन दे सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर या फिर बॉन्ड या फिर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। सर, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी भी दूसरी तरीके के प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई बार देखा होगा ना आपने, लोग डायमंड परचेस करते हैं। तो डायमंड मेटल तो नहीं है, पर स्टोन है। हीरा पन्ना सुना होगा ना, हीरा पन्ना मोती। इसके अलावा कौन कौन से आते हैं? पुखराज, वो पहनते हैं ना, मूंगा, पता नहीं क्या क्या होता है भाई, ये सब कुछ होता तो है। तो सर, इसमें भी इन्वेस्टमेंट अगर अपन ने किया है, क्योंकि एप्रिसिएशन होगा, तो ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट का एक जरिया हो सकता है। या फिर हम लोग जमीन जायदाद के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में जमीन परचेज कर सकते हैं, बिल्डिंग परचेज कर सकते हैं, या फिर किसी बिजनेस के अंदर हम पैसे लगा दें, पार्टनरशिप कर लें, सिर्फ पैसे लगा के छोड़ दे, भैया मैं काम नहीं करूंगा, मैं पैसे लगा रहा हूं, मुझे बता शेयर कितना देगा, तो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। या फिर करेंसी मार्केट में डॉलर, ठीक है, इसके बाद में अपने दिनार, रुपीज, इसमें अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हो करेंसी मार्केट में, तो वहां पे भी पैसे कमा सकते हो। और एक होता है अपने कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट का मतलब क्या होता है? कमोडिटी का मतलब क्या होता है? कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? सर, आपने मान लो 5,000 किलो प्याज लेके रख दिया, 5,000 किलो, वैल्यू बढ़ती है, कमोडिटी मार्केट है। हाँ, कमोडिटी है। आपने जी कॉपर खरीद ली, आपने एल्यूमिनियम में पैसा लगा दिया, आपने मूंग में पैसा लगा दिया, ठीक है, आपने क्या नाम चावल खरीद लिए, आपने गेहूं खरीद लिए, कमोडिटी मार्केट है, पैसा बढ़ता है इसका। हल्दी परचेज कर ली, लहसुन परचेज कर लिया, करते हैं लोग बाग परचेज। और परचेज करके तो हम कहाँ रखते हैं इसको? वेयर हाउस में, ताकि वो चीज खराब नहीं हो और उसकी वैल्यू बढ़ेगी तब मार्केट में वो बेच देते हैं। ऐसा एक्चुअल में होता है। तो कमोडिटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं लोग बाग, ठीक है। तो ये हो गया सर इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखो सर, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, मतलब दो मेजर क्लासिफिकेशन है इन्वेस्टमेंट के। एक होता है अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है मैं अपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। चलो एनीबडी, इन दोनों में फर्क क्या है? बता रखा आपको। अच्छा, एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल। हाँ बोल बोल, चल बोल। कार में लगने वाली कोई भी चीज अगर अपन, जस्ट बेसिकली फॉर द अर्निंग अर्निंग इनकम, इंटरेस्ट कमाने के लिए बस, है ना। चलो, तो सही बोला भाई ने। एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सर आपने ना ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहां से आप अभी जो प्रेजेंट बिजनेस कर रहे हो, अभी जो करंट में बिजनेस आप कर रहे हो, उसमें आपको फायदा पहुंचेगा। जैसे भाई ने बोला कि कार मैन्युफैक्चरर अगर अपन हैं, ठीक है, अब मान लो जी कार के अंदर टायर लगते हैं, ठीक है, कांच लगता है, अपने सीटें वीटें लगती है, प्लास्टिक का सामान लगता है, इंजन लगता है। तो कई कार कंपनी खुद के इंजन खुद बनाती है, कई कार कंपनी इंजन दूसरी कंपनी से बनवाती है, समझना। कई कार कंपनी, मतलब टायर्स वगैरह, तो जितने भी टायर बनाने वाले कंपनी तो वो अलग है, उनसे टायर परचेज करके कार में लगाती है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि सारा सामान ही कार बनाने वाली कंपनी खुद ही बनाती होगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मान लो जी आप कार बनाते हो और आपने क्या करा, टायर बनाने वाली कंपनी के अंदर, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर आपने क्या करा, इसको परचेज कर लिया, आप इसको एक्वायर कर लिया। किसको? कार बनाते बनाते टायर बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया।
तो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो आपने एक्वायर करा है, तो उसका फायदा क्या आपको कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर होगा क्या? जैसे मान लो कार बनाने वाली कंपनी का तो अपना नाम है सीएम लिमिटेड और टायर मैन्युफैक्चरिंग का नाम है टीएम लिमिटेड। तो आपके पास सीएम लिमिटेड तो थी ही, आपने टीएम लिमिटेड भी पूरी एक्वायर कर ली, पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्टमेंट तो है। पर टीएम लिमिटेड आपने सिर्फ कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट डिविडेंड कमाने के लिए किया है, इंटरेस्ट कमाने के लिए किया है, या सिनर्जिकल गेन कमाने के लिए किया है? सिनर्जिकल गेन, सिनर्जिकल गेन का मतलब होता है कि जी पहले अगर मैं बाजार से टायर लाता था तो फॉर एग्जांपल एक टायर 10,000 का पड़ता था फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं खुद ही उसको मैन्युफैक्चर करूंगा तो वो मेरे 7,000 रुपए में बन के तैयार हो जा रहा है। तो पहले जो चीज 10,000 रुपए में आती थी मेरे कंपनी में, वो कितने में आएगी? 7,000 में। तो कितने रुपए बच गए? 3,000 रुपए। तो उससे मेरे प्रेजेंट बिजनेस को फायदा हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट यहां पे किया है ना टायर बनाने वाली कंपनी के अंदर, इसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं कमॉन? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जिससे मेरे व्यापार में वृद्धि होगी, मेरे ट्रेड के अंदर इंक्रीमेंट होगा, ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड में फायदा होगा, उसको हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। पैसा तो दोनों जगह लगाएगा। और एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है कि जी मैं कार बनाता हूं, पर मुझे लगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी लगी एक लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी के अंदर, मुझे लगा कि यार ये बढ़िया पैसा कमा के देगी, क्योंकि लिपस्टिक में लगता तो कुछ नहीं है, 25 रुपए का सामान लगता है, पर बिकती 800 रुपए के अंदर है, या बिकती 500 रुपए के अंदर है। बस ब्रांडिंग लगाओ, चिपकाओ और बढ़िया कोई सेलिब्रिटी को हायर कर लो, कह दो जी कटरीना ने हमारी लिपस्टिक लगाई थी, आलिया भट्ट ने हमारी लिपस्टिक लगाई है, आप भी लगाओ, आप भी ऐसे बन जाओगे। यही तो करना होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी में पैसे लगा दिए। पैसे तो मैंने लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी में भी लगाए हैं और टायर वाली कंपनी में भी लगाए थे, पर टायर वाली कंपनी में जो पैसा लगाया था उसका फायदा मुझे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मिल रहा था, व्यापारिक फायदा था उससे मुझे, ठीक है। पर अब जो लिपस्टिक वाली कंपनी में मैंने पैसे लगाए हैं तो उससे उससे क्या मुझे फायदा कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मिलेगा क्या? नहीं। तो फिर पैसे क्यों लगाए? अरे रिटर्न तो कमाऊंगा ना। लिपस्टिक वाली कंपनी में तो मुझे प्रॉफिट कमा के देगी, हाँ, अभी जो प्रेजेंट में काम कर रहा हूं उसमें मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिनर्जिकल गेन नहीं होने वाला, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे मोन? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी मैंने पैसे लगाए हैं उसको बोलेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और कार बनाते बनाते टायर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पैसे लगाए हैं, इंजन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पैसे लगाए हैं, या मान लो कोई भी पार्ट कार में लगता है उसमें मैंने कोई पैसा लगाया है, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? सारे कमॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कौन से हैं जी? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट करने से मुझे ओवरऑल गेन बढ़ता है, प्रेजेंट कंपनी गेन बढ़ जाता है, सिनर्जिकल गेन बढ़ जाता है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जहां मैं पैसे लगाता हूं वहां से मुझे सिनर्जिकल गेन तो नहीं होता, बट पैसा तो कमाता ही हूं, कुछ तो कमाऊंगा ही। लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो मैं कमाऊंगा ही, या मान लो उस शेयर्स पे मुझे डिविडेंड तो मिलेगा ही, या मान लो डिबेंचर मैंने परचेज किया मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, बट उससे मेरे प्रेजेंट बिजनेस में कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो समझ में आया? दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, कौन कौन से? ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं ना इन्वेस्टमेंट, जो हम बात कर रहे हैं पूरे एएस के अंदर, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, वो किस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की। इसकी बात करेंगे कौन? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं पूरे चैप्टर में। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे एएस 13 के अंदर कवर्ड नहीं होता है। अरे ये तो इसके लिए तो आपको पता है ना, इसके लिए तो आपके होल्डिंग सब्सिडरी, अपन होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, तो उसके लिए अलग से एएसएस आपको दिए हुए हैं। ये तो अलग चैप्टर ही है कंप्लीट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला। तो अभी हम कौन सा वाला पार्ट, कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट पढ़ने वाले हैं पूरे एएस 13 में? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये समझ में आया क्या? पहले ये बताओ, समझ में आया? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर ऐसी जगह पैसा लगाना जिससे मुझे करंट बिजनेस में फायदा मिलेगा उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसी जगह पैसा लगाना जिससे करंट बिजनेस में तो फायदा नहीं मिलेगा पर फायदा मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। समझ में आया आपको? तो कौन सा इन्वेस्टमेंट कवर हो रहा है मेरे एएस 13 में? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें भी ना दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, सबको पता है बचपन से। एक होता है शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है जी लॉन्ग टर्म या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जिसको सर मैं रियलाइज जो है वो विद इन 12 मंथ्स कर दूंगा, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कर दूंगा, उसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 90 दिन या पूरे एक साल के अंदर अंदर मैं कभी भी कर दूंगा, या मैं कहूँ तो ऑपरेटिंग साइकिल में मैं उसको रियलाइज कर लूंगा, उसको हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर उसके बाद में रियलाइज करूंगा मैं
तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जिसका मैं लंबे समय तक मैंने पैसे लगाने के लिए सोच के लगाया है उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। छोटे समय के लिए लगाया है जी, पैसा गेन होते ही मैं उसको बेच दूंगा, कभी भी बेच सकता हूँ, कल बेच सकता हूँ, परसों बेच सकता हूँ, एक साल में कभी भी बेच सकता हूँ, या ऑपरेटिंग साइकिल में कभी भी उसको मैं सेल कर सकता हूँ, तो वो मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद सेल करूंगा तो वो कौन सा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ज्यादा बातें भी यहाँ पे कवर्ड नहीं है। तो कौन कौन से कवर्ड नहीं है, एक तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कवर्ड नहीं है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में कौन सा कवर्ड नहीं है यहाँ पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कौन सा कवर है, कौन सा कवर्ड है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अंदर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अंदर शॉर्ट टर्म और करंट इन्वेस्टमेंट कवर्ड है। अब इसमें भी दो होते हैं जी, इसमें भी दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो कोटेड और एक होते हैं अनकोटेड। कोटेड और अनकोटेड का मतलब, लिस्टेड का मतलब कोटेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसका प्राइस आपको मार्केट से मालूम चल सकता है, शेयर मार्केट से जिसका प्राइस आपको मालूम चल जाएगा उसको हम बोलते हैं लिस्टेड या कोटेड इन्वेस्टमेंट। और एक होता है जी हमारा अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं अनलिस्टेड। तो आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर अनकोटेड इन्वेस्टमेंट भी कवर्ड नहीं है। फिर कवर है क्या सर, कवर है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में सिर्फ लिस्टेड और कोटेड इन्वेस्टमेंट, लिस्टेड और कोटेड इन्वेस्टमेंट। समझ में आया क्या बोलो, वापस सुनो, क्या कवर्ड है भैया, क्या कवर्ड है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कवर्ड है, इसमें कौन सा, शॉर्ट टर्म और करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें भी कौन सा, लिस्टेड और कोटेड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें भी दो टाइप के इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, कोटेड इन्वेस्टमेंट में दो टाइप के इन्वेस्टमेंट है। कौन कौन से, कौन कौन से, एक तो ये फिक्स्ड और एक ये वेरिएबल। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट का मतलब कॉमन सेंस बता देगी आप, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता होगा, ऐसी जगह जहां इन्वेस्ट किया है जहां पे रिटर्न का रेट जो है वो जो फिक्स है कि 9% डिवेंचर है तो 9% का ब्याज मिलना है, 10% प्रेफरेंस शेयर से तो 10% का डिविडेंड मिलना है। डिविडेंड मिलना है वो तय नहीं है, पर जब मिलना 10% मिलना है कि नहीं है, डिविडेंड मिलना वो तय नहीं होता है, पर डिविडेंड मिलेगा तब 10% मिलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड है मेरे पास। या कोई मैंने बॉन्ड परचेज किया है, गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेज किया है, उस पर रेट 7.5% है तो 7.5% ही मिलेगा। या कोई मान लो मैंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा लगाया सरकार के, तो उसका जो भी रेट होता है वो जो फिक्स पैसा मिलेगा जी, फिक्स रेट मिलेगी मुझे, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। एक होता है वेरिएबल इन्वेस्टमेंट, इसमें जी रिटर्न का कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कितना भी रिटर्न आ सकता है। जैसे कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना, कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना, या म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स परचेज करना। बोलते ना म्यूचुअल फंड सही है, सही है, ऐड नहीं आता रहता है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने पैसा लगाया तो कोई गारंटी नहीं है कितना % रिटर्न आप कमाओगे, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। उसमें वेरिएबिलिटी है, ऊपर नीचे इनकम हो सकती है पर फिक्स रहने वाली नहीं है। तो बताओ फिक्स किस में रहती होगी आपके हिसाब से, शेयर्स में, डिबेंचर में? डिबेंचर में। अच्छा, शेयर्स में भी किस में फिक्स रहती होगी, इक्विटी में, प्रेफरेंस में? प्रेफरेंस में कंपैरेटिवली फिक्स रहती है सर, हालांकि डिविडेंड मिलना तय नहीं है बट मिलेगा तो फिक्स मिलेगा प्रेफरेंस वाले को, है कि नहीं? इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा तो उसमें तो डिविडेंड मिलना है वो भी तय नहीं है, और कितना मिलना है वो भी तय नहीं है, तो वो वेरिएबल हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करा और उसमें रेट फिक्स है 7.75%, कौन सा इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड या वेरिएबल? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है। अगर मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो कौन सा इन्वेस्टमेंट है, वेरिएबल इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रहा है? तो फिक्स का मतलब होता है सर जिसकी इनकम फिक्स हो, जिसका परसेंटेज फिक्स हो। कौन कौन से हो गए एग्जाम्पल इसके अंदर? डिबेंचर, बॉन्ड्स, मैंने कहीं एफडी करवाई, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो डिपॉजिट मैंने कहीं पैसा करवाया, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है उसमें, तो फिक्स ब्याज है। कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा लगाया, कोई जी प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने पैसा लगाया किसी कंपनी में, तो सर ये कौन से इन्वेस्टमेंट है? लिस्टेड कोटेड इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन से हैं जी? ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया आपको? इसके बाद वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से एग्जांपल हैं? इक्विटी शेयर्स में मैंने पैसा लगाया,
या मैंने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में पैसा लगाया, तो ये है मेरे वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया आपको? पक्का बात क्लियर है? तो बताओ हमारे कोर्स में क्या है। सर देखो, इन्वेस्टमेंट में दो होते हैं, ट्रेड और नॉन ट्रेड। फिर नॉन ट्रेड में दो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फिर शॉर्ट टर्म में दो, कोटेड और अनकोटेड, यानी कि लिस्टेड और अनलिस्टेड। फिर कोटेड में भी दो, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो हमारे कोर्स में क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, मतलब AS13 में, हमारे कोर्स मतलब AS13 में क्या क्या है, क्या क्या बातचीत किस किस के बारे में हो रखी है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बातचीत AS13 में नहीं हो रखी। AS13 की कवरेज में है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिर नॉन ट्रेड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी AS13 कवरेज में नहीं आता है। कौन सा आता है, शॉर्ट टर्म और करंट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म में भी कौन से होते हैं, दो, लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड भी हमारे AS13 की कवरेज से बाहर है। तो कौन सा है हमारे कवरेज के अंदर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, कोटेड इन्वेस्टमेंट में, दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल समझ में आया कि नहीं आया आपको? पक्की बात, श्योर एकदम? ओके। अब इसके बाद मैंने आपको यहां पे नोट्स में लिखवाया फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज की अकाउंटिंग। ये टॉपिक ए हो गया। तो बी क्या होगा, अकाउंटिंग फॉर वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। तो वो बाद में आएगा। अभी किसके बारे में पढ़ेंगे, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जो है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो बताओ, जब भी इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो आपके हिसाब से एंट्री क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल है, यही एंट्री होती है। ऑन डेट ऑफ परचेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना टिक कर रहा हूं उतना देखना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई दिक्कत? हेलो, यही तो एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना हाईलाइट कर रहा हूं उतना देखो, जितना मैं हाईलाइट नहीं कर रहा उसको मत देखो। सर इंटरेस्ट के ड्यू डेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट इनकम है मेरी, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। और इंटरेस्ट कमा लिया और नहीं मिला है, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया है, तो क्या एंट्री होगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इसमें क्या, सिंपल एकदम। चले आगे चलें, ओके। जब बेच दूंगा इन्वेस्टमेंट को तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सर लॉस होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और गेन होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यही तो होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, सिंपल है, तो बिल्कुल बचपन वाली एंट्री है। ईयर के एंड पे वो जो इंटरेस्ट इनकम मैंने कमाई, क्रेडिट की थी ना, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट की थी ना, ये वाली एंट्री में देखो, ये क्रेडिट की थी यहाँ पे, इसको कहां भेजेंगे, P&L में। जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको भी कहां भेजेंगे, P&L में। क्या एंट्री हो जाएगी, सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L, और लॉस होगा तो P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस। समझ में आया क्या, आया कि नहीं है? सर सब कुछ समझ में आ गया, पर आपने 2 पॉइंट स्किप कर दिए। एक तो यहां ये इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, और एक यहां सर ये बेचने के टाइम पे इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। ये क्या है यार, ये है क्या, ये हमें जानना है। जानो, कोई दिक्कत नहीं, जानते जी। समझना, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उस कंपनी के डिबेंचर हैं, डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। कितना परसेंट, ये 10%। चलो इजी करने के लिए 12 कर देता हूं रेट, 12% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। ये थे मिस्टर पुरोहित के पास। किसके पास थे, मिस्टर पुरोहित के पास। समझना ना केस। एक्स लिमिटेड क्या करती है, अपने डिबेंचर पे कितना ब्याज देती है जी, कितना ब्याज देती है, 12%। ओके, इसलिए इसका नाम क्या है, 12% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। पर इसका मालिक अभी कौन है, मिस्टर पुरोहित। पुरोहित के पास है ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्स लिमिटेड जब भी इंटरेस्ट देती है ना डिबेंचर पे, तो वो इंटरेस्ट देती है 2 डेट्स पे।
एक देती है 30 सितंबर 2023, और एक देती है ये इंटरेस्ट 31 मार्च 24। मतलब एक तो सितंबर में और एक मार्च में, 6 महीने का, 6 महीने का यहाँ पे और 6 महीने का मार्च में। ये कौन देती है इंटरेस्ट? एक्स लिमिटेड या पुरोहित? एक्स लिमिटेड। पुरोहित तो कौन है? डिबेंचर होल्डर है। पुरोहित तो कौन है? डिबेंचर होल्डर है, इन्वेस्टमेंट होल्डर है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। पुरोहित ने, मिस्टर पुरोहित ने जी क्या किया, इस डिबेंचर को परचेज किया था। परचेज्ड डिबेंचर ऑन 1 अप्रैल 23। कितने में किया होगा? मान लेते हैं सर, इसने कोई भी एक्स अमाउंट में इसने परचेज किया, लेट से 1 लाख रुपीज के अंदर इसने डिबेंचर परचेज किए। कितने डिबेंचर परचेज किए? 1000 डिबेंचर परचेज किए। कितने रुपए के अंदर? 1 लाख रुपीज के अंदर। फेस वैल्यू कितनी थी डिबेंचर की? 100 रुपए थी, और इशू प्राइस भी कितनी थी? 100 रुपए थी। अगले ने 100 रुपए में एक डिबेंचर लिया, तो ओवरऑल कितने रुपए दिए? 1 लाख रुपए देके परचेज कर लाया 1 अप्रैल को। कोई दिक्कत थोड़ा हो रही है यहां तक? कोई एकदम आसान, एकदम बिल्कुल सिंपल। तो 1 अप्रैल को पुरोहित ने क्या एंट्री करी होगी? 1 अप्रैल को पुरोहित ने क्या एंट्री करी होगी? पुरोहित ने क्या एंट्री करी होगी? क्या हो गया? एंट्री भूल गए क्या? 12% इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितने रुपए? 1 लाख। 1 लाख, सिंपल। 1 लाख रुपए दे दिए। फिर मिस्टर पुरोहित को 30 सितंबर को ब्याज मिला होगा। कितने महीने का ब्याज मिला होगा? 6 मंथ्स। किस पे मिला होगा? 1 लाख पे। फेस वैल्यू 1 लाख है, अपन ने जो परचेज किया वो भी 1 लाख पे किया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट जो है ना वो किस पे मिलता है? हमेशा इंटरेस्ट मिलता है फेस वैल्यू पे। किस पे मिलता है? मान लो 1 लाख का डिबेंचर आपने परचेज किया, पर आपने परचेज करने टाइम पे 5 लाख दिए। फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की? 1 लाख, पर आपने परचेज करने कितने रुपए दिए? 5 लाख। तो आपको इंटरेस्ट कितने मिलेगा? 5 लाख या 1 लाख पे? आपको तो इंटरेस्ट 1 लाख पे ही मिलेगा भैया। आपने कितने में परचेज किया उससे कोई सेंस नहीं है। आपको तो इंटरेस्ट कितने मिलेगा? पूरे के पूरे 1 लाख में मिलेगा। ये तो पता ही है ना अपने को सबको। ओके, तो यहां पे तो मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 लाख में ही परचेज किया है। ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट 1 लाख पे ही मिलेगा। क्या एंट्री कर दूंगा मैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। 1 लाख का कितना परसेंट? 12% फॉर 6 मंथ्स। कितना हो गया? 6000। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? क्लियर? श्योर एकदम? आगे देखो, 31 मार्च 2024 को फिर इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। क्या एंट्री कर देगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना? 6000। 6000। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही, आसान, एकदम सिंपल। अब 31 मार्च 2024 को, चलो डेट चेंज कर देते हैं। 1 अप्रैल 2024 को ये इन्वेस्टमेंट मिस्टर पुरोहित से मैंने परचेज कर लिया। अपन ने परचेज कर लिया 1 अप्रैल को। ठीक है, तो मेरी बुक्स तो ये है इधर मान लो, और ये इधर पुरोहित की बुक्स है। मैंने सर 1 लाख की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट मिस्टर पुरोहित से 1,10,000 में परचेज कर लिया। आई हैव पेड 1,10,000 टू मिस्टर पुरोहित फॉर 1 लाख रुपीज नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। मिस्टर पुरोहित क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। कितना? इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर। ये तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर। कितने रुपए? 1,10,000।
और अगली एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000। ठीक है, पक्का, श्योर। अब 1 अप्रैल की डेट को मालिक कौन बन गया? मैं बन गया इस इन्वेस्टमेंट का। तो मैं इसको परचेज करके लेके आया, तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा? मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा? हाँ दीदी, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 1 लाख की चीज है वो, तो कितने रुपए लिखूं? 1 लाख। मैं कितने में लाया रे? तो 1 लाख क्यों लिखूंगा? 1 लाख लिखूंगा, 1,10,000। मैं तो 1,10,000 में लाया ना यार, मुझे क्या पंचायत, मेरे लिए कितने रुपए का पड़ा वो? 1,10,000 कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जितने रुपए कॉस्ट पड़ते उस पर रिकॉर्ड करते हैं, बात खत्म। 1,10,000, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा 1 अप्रैल से, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसका हकदार कौन है? अपन ही है ना भाई। अपन लेके इन्वेस्टमेंट तो अपन ही हकदार है। और 1 अप्रैल से पहले पहले का इंटरेस्ट का हकदार कौन था? मिस्टर पुरोहित। कोई दिक्कत, कोई झगड़ा नहीं है। चलो, अब जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा। मान लो जी 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलता है, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 12%। कितने रुपए का? 1,10,000 का। फिर बताओ कितना अमाउंट होता है? कितने का मिलेगा? 1 लाख पे मिलेगा। क्यों 1,10,000 में नहीं मिलेगा? मैंने तो 1,10,000 दिया ना। उससे क्या मतलब? नॉमिनल कितनी है? 1 लाख। तो इंटरेस्ट तो किसमें मिलेगा? 1 लाख। तो कितना मिलेगा? 6,000। 6,000। यहां तक कोई दुख थोड़ा ना हुआ? ओके, नो, कोई दुख नहीं हुआ। एग्जाम्पल चेंज करते हैं, चेंज कर। कोई दुख नहीं हुआ ना यहाँ पे। 31 मार्च तक किसके पास था ये इन्वेस्टमेंट? पुरोहित के पास। इंटरेस्ट भी किसको मिला? पुरोहित को। उसके बाद किसके पास आया? अपने पास। उसके बाद का इंटरेस्ट किसको मिला? अपने को। तो पुरोहित को भी कोई दुख नहीं हुआ, मुझे भी कोई दुख नहीं हुआ, यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चले आगे, चेंज करते हैं। क्वेश्चन सेम ही है इस बार। इंटरेस्ट की डेट्स चेंज कर देते हैं। इंटरेस्ट की डेट्स चेंज कर देते हैं। अब की बार साहब क्या है ना, ये जो कंपनी है ना, कंपनी ये इंटरेस्ट देती तो साल में 2 बार ही है। एक बार तो ये देती है 31 दिसंबर को, और एक बार देती है 30 जून, 30 जून को। मतलब 31 दिसंबर और 30 जून, कुल मिला के। साल में मत जाओ, बस आप तो डेट्स ध्यान रखो। और अब की बार जो है जी, मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया ना, मैंने ये इन्वेस्टमेंट परचेज किया जुलाई में। कब परचेज किया? 1 जुलाई 23 को। तो 1 जुलाई 23 को मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा, ये बताओ आप। मैं सारा हटा रहा हूँ। 1 जुलाई 23 को मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा, ये बताओ आप। चलो बताओ। 1 जुलाई 23 को मैं क्या एंट्री पास करूंगा? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या मुंह में? इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए? 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख का डिवेंचर लेके भी कितने में आया? 1 लाख में लाया। अब की बार बस डेट्स मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी। ठीक है, ओके, ओके, ओके। अब मुझे ब्याज कब मिलेगा? 31 दिसंबर को। कितने महीने का ब्याज मिलेगा? 6 महीने का। मैं लाया भी कब था? जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंट्री बताओ। कितने रुपए?
कितने रुपए? दिमाग नहीं चलता तो कैलकुलेटर चला लो। 6,000। ओके, कैसे? 1 लाख का 12% फॉर 6 मंथ्स हो गया 6,000। अब ईयर एंड कब आ गया? ईयर एंड कब आ गया? ये ईयर एंड आ गया। तो अब क्या कोई एंट्री करनी है? ये जो मुझसे पुरोहित है ना, ये कब बेचेगा? ये बेचेगा भैया 1 अप्रैल 2024 को। कब बेचेगा जी? ये 1 अप्रैल 2024 को ये बेचेगा। अभी इसने नहीं बेचा है 31 मार्च को। 31 मार्च को और कोई एंट्री करनी है क्या या नहीं करनी? 31 मार्च को और कोई एंट्री करनी है नहीं करनी? करनी है। किसकी? इंटरेस्ट की। मिला तो नहीं? कब मिलेगा इंटरेस्ट? 30 जून को। पर कमा तो लिया ना 3 महीने का इंटरेस्ट, तो 3 महीने की एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कर देगा मुझसे पुरोहित, क्या एंट्री करेगा? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितने रुपए? 1 लाख पे 12% के हिसाब से 3 महीने का ब्याज। 3 महीने कौन कौन से? जैन, फेब और मार्च। 3,000 3,000। ओके। इसको एक्चुअल में तो इंटरेस्ट कब मिलेगा? 30 जून को मिलेगा। पर तब तक के लिए इंटरेस्ट को रिकॉर्ड तो करेगा ना ये। अच्छा, ईयर एंड पे फिर ये टोटल इंटरेस्ट कहाँ भेज देगा? P&L अकाउंट डेबिट तो इंटरेस्ट कितना हुआ टोटल? टोटल कितना हुआ रे? टोटल कितना हुआ रे? 6 और 3 कितना हुआ? कितना हुआ? 9,000। सॉरी, मैंने एंट्री उल्टी मार दी, सॉरी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L होगी ना एंट्री तो। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो ट्रांसफर करते टाइम पे डेबिट होगा टू P&L। 9,000 टोटल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 अप्रैल 2024 को इन्वेस्टमेंट अपन ने कितने में बेचा? पुरोहित ने कितने में बेचा? 1,10,000 में। कितने में बेचा? 1,10,000 में। प्योर इन्वेस्टमेंट का पैसा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितना? 1,10,000। ओके। और अगली एंट्री गेन हुआ ना? कितने गेन हुआ? तो इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 यही है। किसको लगता है ये कंप्लीट नहीं है एंट्री? बेचा तो 1,10,000 में ही था। बेचा कितने में था? 1,10,000 में ही था। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये कंप्लीट नहीं है एंट्री। किसको लगता है? 3 जनों को लग रहा है बस। हाँ जी, क्यों कंप्लीट नहीं है? क्या बोला, कुछ समझ में आएगा? ये बोले सर अगर मैं 1 अप्रैल 24 को ये इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा, पुरोहित बेच देगा, मालिक कौन बन जाएगा? अभी भी बन जाएगा मालिक, मैं बन जाऊंगा ना मालिक। अब एक्चुअल में इंटरेस्ट तो किसको मिलेगा? 30 जून 2024 को मुझे मिलेगा। कितने महीने का मिलेगा? पूरे 6 महीने का मिलेगा। कंपनी को क्या मतलब है यार? कंपनी तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट देगी। कंपनी थोड़ी ना हिसाब किताब रखने बैठेगी भाई। कंपनी तो पूरे 6 महीने का हिसाब, पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट दे देगी मेरे को 30 जून को। पर 30 जून का इंटरेस्ट का हकदार पूरे का पूरा 6 महीने का मैं तो नहीं था।
3 महीने का इंटरेस्ट तो किसको मिलना चाहिए? पुरोहित को। तो पुरोहित क्या करेगा, मुझे बोलेगा, बोले देख भाई, देखते ही तेरे को इन्वेस्टमेंट में जो बेच रहा हूं ना, प्योर इन्वेस्टमेंट, बिना इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट हटा ले, उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, केवल इन्वेस्टमेंट के तो 1,10,000 लूंगा, साथ में ब्याज का भी मुझे कितने रुपए देगा तू? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए कैसे है? हाँ, वो जैन, फेब और मार्च का ब्याज भी वीपी में तेरे से लूंगा। ये मुझे कौन बोल रहा है? पुरोहित। समझ में आया क्या? और फिर मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा? 6 महीने का, और 3 महीने का मैं पुरोहित को दे ही आया, तो मेरे 3 महीने का बच जाएगा। सब खुश हो गए। कुछ समझ में आया क्या? तो यहां पे कुल मिला के पुरोहित, इस अगर मैं सिर्फ 2 एंट्री पास करता हूं तो पुरोहित खुश नहीं है, दुखी है, क्योंकि पुरोहित को सिर्फ किसका पैसा मिला है? इन्वेस्टमेंट का पैसा मिला है, यहां उसको इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिला। तो सर कंपनी से ले लेगा। अरे कंपनी नहीं देगी उसको, अब कंपनी तो अब किसको देगी? वीपी को देगी। कंपनी पुरोहित को पैसा देने वाली नहीं है। तो पुरोहित बोलेगा भाई देख वीपी, बोले इन्वेस्टमेंट के तो मैं तेरे से 1,10,000 लूंगा, उसमें कोई मुझे शक नहीं है, पर तू मुझे मेरे इंटरेस्ट का भी पैसा दे 3,000। तो ओवरऑल पुरोहित को कितना मिलेगा? 1,13,000। समझ में आया? प्योर इन्वेस्टमेंट का कितना मिल रहा है? 1,10,000। इंटरेस्ट का कितना मिल रहा है? 3,000। तो ये जो 1,10,000 रुपए मिले हैं ना, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के मिले हैं। इस प्राइस को बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? एक्स इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इस प्राइस को? एक्स इंटरेस्ट। एक्स का मतलब होता है बिना इंटरेस्ट के, एक्स एमएलए, बिना एमएलए पद के। पहले था एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, बिना बॉयफ्रेंड के, बिना गर्लफ्रेंड के। एक्स मतलब बिना, पुराना। समझ में आ रहा है? तो एक्स इंटरेस्ट का मतलब बिना इंटरेस्ट के कितना पैसा मिला मुझे? 1,10,000। ये मुझे प्योर इन्वेस्टमेंट का मिला है। और 3,000 किसका मुझे मिला? इंटरेस्ट का। समझ में आ रहा है? पुरोहित ने दिया, तो पुरोहित क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। पुरोहित को पैसा मिलेगा, पुरोहित को पैसा मिलेगा ना, 1,13,000 पुरोहित को मिलेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है? 1,10,000। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 3,000। समझ में आ गया? और अगली एंट्री तो आपकी बिल्कुल सही है, सेम ही होगी। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 10,000। समझ में आया? हाँ जी। नहीं नहीं, वो तो यहाँ आ जाएगा सर। ये भाई बोल रहा है कि सर यहाँ पे तो टू एक्टिव इंटरेस्ट आना चाहिए ना। नहीं, वो अगली एंट्री, एक और एंट्री कर दे ले, सॉरी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, तू सही कह रहा है, नेट ऑफ करना है, नेट एंट्री करता तो मैं टू एक्टिव डायरेक्ट ही कर देता, पर मैं नेट नहीं करूंगा, 2 अलग अलग एंट्री करूंगा। समझ में आया ब्रो? वो जो एक्टिव इंटरेस्ट ने डेबिट किया था वही तो मिला है इसको 3,000 यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ टू एक्टिव इंटरेस्ट आना चाहिए। पर मैं कह रहा हूँ नहीं, कल को मान लो अगर मैं 1 अप्रैल को बेचता, सॉरी 1 मार्च को बेचता, 1 मई को बेचता, 1 जून को बेचता, तो फिर अमाउंट सेम नहीं होती ना। तो इसलिए करना तो एक बार टू इंटरेस्ट क्रेडिट है, फिर बाद में कट कुटा जाएगा वो। तो आप तो बताओ एंट्री समझ में आई क्या आपको? अब ये बताओ मैं क्या एंट्री करूंगा यहाँ पे? कौन बता रहा है? मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री करने वाला हूं? 1 अप्रैल 2024 को मैं क्या एंट्री करूंगा? इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,13,000 ना। किसको लगता है ये एंट्री सही है? तो 1,13,000 लगा ना मेरा, 1,10,000 तो इन्वेस्टमेंट का लग गया और 3,000 ब्याज का लग गया। तो इन्वेस्टमेंट मेरे कितने का पड़ गया? 113 का। क्यों सर? वो जो इंटरेस्ट का पैसा दिया ना 3,000 आपने, वो तो आपको वापस रिकवर हो जाएगा ना। तो उसको असेट की कॉस्ट में क्यों डाल रहे हो? उसको अलग से रखो, उसको अलग से रखो। तो सर यहां पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे कितने रुपए से? कितने रुपए से? 1,10,000 से। और जो इंटरेस्ट का पैसा मैं देके आया ना पुरोहित को, तो मेरे लिए तो खर्चा हो गया, तो मैं उसको अलग अकाउंट में डेबिट करूंगा जिसका नाम होगा इंटरेस्ट अकाउंट।
आया कि नहीं आया? सही है गलत है? आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है? सही लग रहा है यार। पुरोहित का हक था 3 महीने का इंटरेस्ट, तो वो 3 महीने का इंटरेस्ट लेगा, और मैं उसको दे के आ गया। मैं उसको दे के आया तो मेरे इंटरेस्ट मेरी बुक्स में डेबिट हो गया। पुरोहित को इंटरेस्ट मिला तो पुरोहित की बुक्स में क्या हो गया? इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया। आया कि नहीं आया? अरे आया? पक्की आ गया? श्योर आ गया? ओके। अब जब इंटरेस्ट मिलेगा एक्चुअल में कब मिलेगा? वैसे कायदे से तो मेरे को कितने महीने का मिलना चाहिए? 3 मंथ्स का, पर सिर्फ 3 महीने का मिलेगा या कंपनी तो पूरे 6 महीने का देगी? कंपनी तो पूरे 6 महीने का देगी साहब। क्या एंड करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 6,000 6,000 6,000 कैसे आया? 1,10,000 का 12% इंटू 6/12 या 1 लाख का 12% इंटू 6/12? सर ये तो हमको पता है 1 लाख का ही 12% होगा, वो भी 6 मंथ्स का। 6,000 मिल गया। अब देखना, मैंने मेरी बुक्स में इंटरेस्ट कितना क्रेडिट किया और डेबिट कितना किया, तो नेट में कितना क्रेडिट रहा? 3 ही रहा ना। हकदार भी कितने का था? 3 का ही था। समझ में आया क्या? हकदार भी 3,000 का था, तो मिले भी कितने नेट में? 3,000 ही मिले। एक बार पहले 3,000 दे के आ गया था, 6,000 मिल गए थे, तो नेट में तो 3 ही मिले ना। और सही भी है। तो इसीलिए वो जो एंट्रियां थी ना, जब अपन इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं तो सर इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे करेंगे, बट सर इंटरेस्ट को भी डेबिट करोगे आप। किया ना मैंने डेबिट? देखो मैंने किया ना डेबिट, अभी परचेज करते टाइम पे मैंने डेबिट किया नहीं किया? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने महीने का इंटरेस्ट डेबिट किया मैंने? कितने महीने का इंटरेस्ट डेबिट किया मैंने? 3 महीने कहां से आए जी? 3 महीने को क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे 3 महीने को? सर एक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट अप टू दी लास्ट ड्यू डेट क्या थी? 31 दिसंबर। और मैंने कब परचेज किया? 1 अप्रैल। तो ये 3 महीने का मैं उसको ब्याज देके आया। समझ में आया क्या थ्योरी का मतलब क्या है? ये एक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट अप टू द डेट ऑफ परचेज। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो यार, पक्का? कोई डाउट है क्या? जब भाई ने बेचा था इन्वेस्टमेंट, उसने क्या एंट्री करी? उसने क्या एंट्री करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट में कहां से कहां तक अमाउंट है? वही रे, लास्ट ड्यू डेट से अप टू द डेट ऑफ सेल। अप टू डेट ऑफ सेल। अरे वो तो बात तो है कि डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल। परचेजर की बुक में डेट ऑफ परचेज आएगा, सेलर की बुक्स में डेट ऑफ सेल आएगा। तो देखो ये एंट्री देखो क्या लिखा हुआ है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट कब तक का? एक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट अप टू द डेट ऑफ सेल। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? गलत तो नहीं लग रहा? सही है यार, हकदार है अगला, पैसे तो लेगा ही। इंटरेस्ट केस में क्या गलत है कि नहीं? तो ये हो गई जी आपकी बेसिक बेसिक एंट्रीज। इसके बाद ये जो एंट्रीज है, इसको अपन ने क्या किया, इसको अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे ना सर, पोस्ट करेंगे। अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे। एक तो नॉमिनल वैल्यू का, एक बनाएंगे सर हम लोग इंटरेस्ट के कॉलम का, एक बनाएंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट कितने में लाए। मतलब ये कॉस्ट, मतलब दिस इंप्लाइज इन्वेस्टमेंट, बेसिकली दिस इज इन्वेस्टमेंट, बेसिकली दिस इज इन्वेस्टमेंट। फिर क्रेडिट साइड में भी नॉमिनल वैल्यू, फिर ये इंटरेस्ट, और ये इन्वेस्टमेंट में कितने का खरीद, कितने का बेचा मैंने यहाँ पे, तो ये आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो ये जो कॉस्ट कॉलम है ना, कॉस्ट कॉलम, दिस इंप्लाइज इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना किया है वो कॉस्ट कॉलम में डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट कितने का अपन ने बेचा है वो कॉस्ट कॉलम में इधर क्रेडिट होगा। उस इन्वेस्टमेंट की नॉमिनल वैल्यू क्या है, वो नॉमिनल वैल्यू में लिखी जाएगी। उस इन्वेस्टमेंट पे मैं इंटरेस्ट दे के आया हूं या बेसिस टाइम लिया है या मुझे मिला है इंटरेस्ट, तो वो सब किस कॉलम में लिखा जाएगा? इंटरेस्ट कॉलम।
आई होप समझ में आया होगा। ये तो अभी जब अपन अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको फॉर्मेट और बेटर क्लियर होगा। अब आप फटाफट से एक बार क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 उसको देखेंगे हम डायरेक्टली। अब ये फॉर्मेट बस एक बार इसको देख लो आप, जस्ट चेक इट। कुछ नहीं, वो एंट्रीज को अपन ने यहाँ पोस्ट किया बस, और कुछ भी इसका ज्यादा लफड़ा नहीं है। तो बच्चों अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करेंगे, इसमें हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे पुरोहित की बुक्स में, और यहाँ पे हम लोग है ना फीफो मेथड लगाएंगे। अभी फीफो मेथड क्या होता है और एवरेज कॉस्ट मेथड क्या होता है वो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान पता लग जाएगा। तो लिखना कैसे है, तो कॉपी में आपको ऐसे लिखना है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पुरोहित फीफो मेथड, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया अपने तो, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट इन 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड। उसके बाद डेबिट क्रेडिट साइड दो साइड बनेगी। डेबिट साइड पे डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट और कॉस्ट, और क्रेडिट साइड पे भी आ जाएगा डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट और कॉस्ट। इस टाइप से अपने को बना लेना है पहले फॉर्मेट। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे इसको आगे चलना है वो पढ़ते हैं। मिस्टर पुरोहित furnishes the following details relating to his holdings, मतलब his relating to his investments in 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड। एक डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू कितनी आपको दे रखी है जी, 100 रुपीज दे रखी है। अच्छा, उन इन्वेस्टमेंट को मिस्टर पुरोहित ने कैसे रखा हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे या करंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे? करंट इन्वेस्टमेंट के जैसे उसको इन्होंने रखा हुआ है, लिखा हुआ है ना साफ साफ, हेल्ड एज करंट असेट। ओके, तो तभी तो हम कर पाएंगे, वरना तो हमारे ये साइड में कवरेज ही नहीं है। समझो आप बात। तो 1 अप्रैल 2021 के दिन हमको ओपनिंग बैलेंस इन्होंने यहां पे दिया हुआ है। नॉमिनल वैल्यू कितने रुपए की दी हुई है अपने को, 1,20,000। अगर देखा जाए तो कितने डिबेंचर हो गए, 1,20,000 डिवाइड बाय 100 ईच ना। नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू तो करेंगे, तो ये तो क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए, 1200 डिबेंचर परचेज किए भाई ने। ठीक है, लिखना नहीं, बस समझने के लिए लिखना है। कितने रुपए में, कितने रुपए में, 1,18,000। तो बताना एक डिबेंचर कितने का परचेज किया, क्या हो गया, नहीं है? हाँ तो करो। नहीं, एक डिबेंचर कितने का परचेज किया मैं पूछ रहा हूं। टोटल डिबेंचर 1200 परचेज किए नंबर्स में, और टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,18,000। 1,18,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आ गया, 98.8, 98.33 के अंदर मैंने एक डिबेंचर परचेज किया है। समझ में आ रहा है? अरे कोई काम आएगा या नहीं आएगा बात की बात है, पर पता लग रहा है ना हो क्या रहा है। कितने डिबेंचर परचेज किए, 1200। कितने डिबेंचर परचेज किए भाई, 1200। कितने रुपए, कितनी नॉमिनल वैल्यू की डिबेंचर परचेज की है, 1,20,000। ये तो रजिस्टर्ड वैल्यू है, तो नॉमिनल वैल्यू है, तो फेस वैल्यू है। पर मैंने पेमेंट कितना दिया ओवरऑल, 1,18,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ओके, तो इसको कहां लिखोगे बताओ? सर इसको लिखेंगे ना, ओपनिंग बैलेंस है ना तो मेरा, कहां लिखोगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, कम ऑन, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर। कॉस्ट क्या है और डेट क्या है, डेट 1 अप्रैल। ईयर क्या है, ईयर, ईयर क्या है, 21 मान लें, तो यहां ऊपर लिख देने का 2021, या चलो छोड़ो यहीं लिख दो आप, तो ज्यादा बेटर है 21, बात खत्म। 1 अप्रैल 21, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 की नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट कितनी है 1,18,000। समझ में आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या भाई दक्ष, पक्का सबको दिख रहा है, समझ में आ गया पक्का, श्योर। ओके आगे चलते हैं। 1 जुलाई को 100 डिबेंचर परचेज किए, कितने रुपए का एक परचेज किया, 98। तो इसके अंदर इंटरेस्ट की प्राइस जुड़ी हुई है क्या जो हम पे कर रहे हैं, या ये इंटरेस्ट के बिना वाली प्राइस है, इंटरेस्ट के बिना। इंटरेस्ट के अलावा मैंने कितना पे करा, 98, मतलब इन्वेस्टमेंट का 98 रुपीज दिया मैंने, एक डिबेंचर का 98 रुपीज दिया।
ब्याज का जो दिया होगा वो अलग से दिया होगा। सर इंटरेस्ट का पेमेंट देते हैं क्या? देते हैं ना, मेरे एग्जाम्पल में मैंने पे किया था ना उसको, 3 महीने का इंटरेस्ट, याद है क्या? सर पर एक बात ये बताओ ना कि ड्यू डेट क्या है इंटरेस्ट की? 2 ड्यू डेट है। इंटरेस्ट कब कब देती है पी लिमिटेड? साल भर में 2 बार देती है। एक तो देती है 30 सितंबर को और एक देती है 31 मार्च को। एक कब देती है? 30 सितंबर को। एक कब देती है? कम ऑन, 31 मार्च को। ठीक है, समझ में आ गया? श्योर। तो हमने जिस भी पर्सन से, XYZ कोई भी बंदा होगा, उससे अगर मैंने 100 डिबेंचर परचेज किए तो वो मुझसे डिबेंचर के तो कितने रुपए ले रहा है? 98 इंटू 100 कितना हुआ? 9800। तो हुआ प्योर डिबेंचर का पैसा, इन्वेस्टमेंट का पैसा। पर अगला बंदा मुझसे इंटरेस्ट का पेमेंट लेगा या नहीं लेगा? लेगा ना। कितने महीने का इंटरेस्ट लेगा वो मुझसे? 3 महीने। क्यों? क्योंकि सर वो उस बंदे को जिससे आप परचेस कर रहे हो उसको लास्ट इंटरेस्ट कब तक का मिल रखा होगा? 31 मार्च 2021 तक का मिल रखा होगा। फिर अप्रैल में भी उसी बंदे के पास था इन्वेस्टमेंट, मई में भी उसी बंदे के पास था, जून में भी उसी बंदे के पास था। अपन कब लाए? जुलाई में। तो अगला अपने से 3 महीने का इंटरेस्ट लेगा। कौन कौन से महीने का? अप्रैल मई जून। अप्रैल मई और जून। कौन ले रहा है मुझसे इंटरेस्ट? कंपनी ले रही है या जो जिससे मैं खरीद रहा हूं वो ले रहा है? जिससे अपन खरीद रहे हैं वो ले रहा है। समझ में आ रहा है? अपन बताओ क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट में तो केवल जितने रुपए का पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए दिया वही जाएगा डेबिट में। नॉमिनल वैल्यू जाएगी या परचेज वैल्यू जाएगी? परचेज वैल्यू जाएगी, नॉमिनल वैल्यू जाएगी? बोलो। परचेज वैल्यू क्या जाएगी? कम ऑन, परचेज वैल्यू। जितने की मैं खरीद के लाया हूं। कितना डिबेंचर परचेज किया? 100। एक कितने का है? 98। प्योर है ना ये? प्योर इन्वेस्टमेंट का पैसा है 98। ओके, कितना हो गया? 9800। ये अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हो गई। ओके, अगला बंदा मुझसे इंटरेस्ट लेगा। कितने महीने का इंटरेस्ट लेगा? 3 महीने का। कौन कौन से 3 महीने? अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून। ओके, 9800 का कितना परसेंट इंटरेस्ट? 8%। कितने महीने के लिए? 3/12। कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? 196 आ रहा है। अपन ने सही किया है क्या? 9800 का इंटरेस्ट देंगे? होश में आओ बच्चों, होश में आओ। इंटरेस्ट किस पे लेगा वो बंदा मुझसे? नॉमिनल वैल्यू पे भाई। कंपनी किस पे इंटरेस्ट देगी उसको? नॉमिनल वैल्यू पे। मैंने कितने का परचेज किया उससे क्या मतलब? तो अगला बंदा मुझसे 9800 पे इंटरेस्ट नहीं लेगा। पूरी नॉमिनल वैल्यू मतलब 100 डिबेंचर इंटू 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू, पूरे 10,000 रुपए पे मुझसे 8% इंटू 3/12 कितना हुआ? कितना हुआ? 200 का मुझसे इंटरेस्ट लेगा। आया कि नहीं आया? अरे इजी हार्ड है? अरे बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर उल्टा है, मतलब स्कोरिंग एएस है सबसे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10,000। आ गया? पोस्ट करें इसको? पक्का? कहां लिखे बताओ? सर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। 1 जुलाई 21 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी रुको रुको, लिखने दो मुझे, लिखने दो मुझे। 1 मिनट रुक जाओ, फिर लिख लेना। कितने की नॉमिनल वैल्यू है? 10,000 की। कितना इंटरेस्ट दिया? 200। और कितने रुपए की कॉस्ट लगी मेरी? 9,800। अब इसमें क्या गलती है ढूंढो। बाकी सही है सब कुछ। ये 10,000 सही है, 200 का इंटरेस्ट भी सही है, ये 9,800 गलत है। कितना आएगा फ्रूटी में? 10,000 आएगा। क्वेश्चन चेक करो, कुछ तो लिखा हुआ होगा। हाँ दीदी,
दीदी ने बोला सर ब्रोकरेज भी तो लग रही है। अजय लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है। ये बोला कि ब्रोकरेज कितनी लग रही है, 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। मतलब इन्वेस्टमेंट की जो प्योर कॉस्ट है ना मेरी, उसका 1% मुझे ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो 9800 तो मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी इंटरेस्ट के अलावा, अदर देन इंटरेस्ट। इसका 1% कितना हुआ, कितना हुआ फिर 9898, ये है मेरी कॉस्ट। समझ में आया? तो सर यहाँ पे 9800 नहीं आएगा, कितना आएगा 9898 आया कि नहीं आया? और ये 200 रुपए का इंटरेस्ट कैसे आया ये मुझे बताओगे आप? 200 रुपए का इंटरेस्ट कैसे आया? 10,000 का 8% का 3/12 या 9,800 का 8% का 3/12? 10,000 का। समझ में आ गया? तो इसके लिए अभी थोड़ा सा अपने नया नया है ना, तो इसके लिए मैं आपको एक वर्किंग नोट बनवा देता हूं। आ जाओ बना लेते नीचे। परचेज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ऑन 1 जुलाई 2021। जो डिबेंचर अपन ने 1 जुलाई 2021 को परचेज किया उसकी कॉस्ट क्या है वो मैं निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले तो लिख देंगे हम लोग परचेज कॉस्ट 100 डिबेंचर इंटू 98 एक्स इंटरेस्ट, ध्यान रखना 9800 ऐड कर देंगे क्या, ब्रोकरेज। अब जितने में मैं खरीदूंगा ना उसका ब्रोकरेज लगता है, नॉमिनल वैल्यू का ब्रोकरेज नहीं लगता है। अगर मैं 5,000 में ला रहा हूं तो 5,000 का 1% लेगा, 15,000 में ला रहा हूं तो 15,000 का 1% लेगा, चाहे वो चीज 10,000 की क्यों ना हो। उससे क्या मतलब, बेचने वाले को तो जितनी बेचने की कॉस्ट है उस पर लेगा वो तो मुझसे ब्रोकरेज। समझ में आ रहा है ना? तो 9,800 का 1% इट इज 98, इट कम्स टू 9898। ये तो हो गई मेरी परचेज वैल्यू, परचेज कॉस्ट। अब इंटरेस्ट का अलग से पेमेंट करना पड़ेगा ना मुझे, तो इंटरेस्ट अलग से लिख रहा हूं मैं अब। $9,800 का 8% 3/12 196। सर गलत है ना ये तो, किस पे दोगे? 10,000 का 8% का 3/12 कितना आएगा अमाउंट करेक्ट? 200। समझ आ गया? रॉन्ग लिख के इज्जत से कट कर दो या फिर सही लिख दो, दोनों में जो भी आप करना चाहो। चलो समझ में आ गया होगा आपको ये, है ना? ये अपन ने बना दिया इसका वर्किंग नोट। अब चलेंगे सर हम लोग आगे के ट्रांजैक्शंस पे। सर 1 अक्टूबर को हमने 200 डिबेंचर सेल करे, एक्स इंटरेस्ट एट 100। एक्स इंटरेस्ट एट 100 का मतलब क्या है? मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है या इंटरेस्ट का पैसा अलग से मिलेगा? सर आप 1 अक्टूबर पे पहले चले गए, आपको ये देखना चाहिए कि ड्यू डेट क्या है इंटरेस्ट की, 30 सितंबर। तो पहले 1 अक्टूबर की एंट्री नहीं करनी है, पहले किस डेट की एंट्री करनी है? 30 सितंबर की। अरे कंपनी, जिस कंपनी के मेरे पास डिबेंचर है वो कंपनी सबको इंटरेस्ट बांटेगी ना, तो मुझे भी तो मिलेगा 30 सितंबर को, तो पहले वो एंट्री करो आप, उसके बाद 1 अक्टूबर पे जाओ। समझ आ रहा है कि आपको? ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। तो बताओ 30 सितंबर के दिन इंटरेस्ट मिलने की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सबसे सिंपल। आ जाओ इसको लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 30 सितंबर 21 बाय बैंक। नॉमिनल वैल्यू मत लिख देना, सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में आएगा बच्चों। अच्छा, कितने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर से मुझे ब्याज मिलेगा? कितनी नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर में मुझे ब्याज मिलेगा?
1,30,000 पे। अब तुम कहोगे सर 130 पे क्यों मिलेगा, अपने पास तो 120 थे। अरे 10,000 के और ले आया ना भाई, उस पर भी तो मिलेगा। सर पर 10,000 पे तो सिर्फ 3 महीने का मिलना चाहिए, या पूरे 6 महीने का? पूरे 6 महीने का मिलेगा इस 10,000 पे। हाँ, मेरे पास तो 1 जुलाई को आया है। अरे तो सर जिसके पास 3 महीने था उसको अपन इंटरेस्ट दे के आ गए ना, तो अभी तो मुझे पूरे 6 मंथ्स का मिलेगा, इस 10 पे भी और इस 120 पे भी। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो पूरा 1,30,000 पे कितना परसेंट? 8%। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स। कितना आ रहा है? कितना? 5,200। इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिखिएगा प्लीज, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट में नहीं लिखने का। ओके, आ गया? पक्का? श्योर? अब पढ़ते हैं वापस से 1 अक्टूबर का। देखो मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं क्योंकि पहली क्लास है, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आगे तकलीफ ही नहीं आएगी। आप से बता रहा हूं, और इसी क्वेश्चन को ना मैं फीफो मेथड से भी कराऊंगा और इसी क्वेश्चन को एवरेज कॉस्ट मेथड से भी कराऊंगा, ताकि अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। बात यह है, तो 1 अक्टूबर को मैंने 200 डिबेंचर बेचे बगैर इंटरेस्ट के 100 रुपए में। चलो एक बात आप मेरे को ये बताओ बाबू, यहां पे एक्स इंटरेस्ट वैल्यू दी हुई है, मतलब ये विदाउट इंटरेस्ट वैल्यू है। क्या यहां पे किसी भी सरकमस्टांसेस के अंदर आपको कम इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई होती तो आप क्या मानते कि उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? क्या 1 अक्टूबर को अगर अपन बेच रहे हैं डिबेंचर तो यहां पे कम इंटरेस्ट वैल्यू दी हुई हो सकती है क्या? ऐसा आना चाहिए आंसर, नहीं एकदम ब्लंटली। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? अरे सर 30 सितंबर को तो कंपनी से ब्याज मिला ही है ना। अब 1 अक्टूबर को अगर अपन जिसको भी बेचेंगे तो वो अपने को इंटरेस्ट देगा क्या? ये नहीं देगा, वो देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? वो बोलेगा भाई तू 30 सितंबर तक तेरे को ब्याज तो मिल गया, मुझसे क्यों ले रहा है अब? समझ में आ रहा है क्या? 30 सितंबर तक तो मुझे इंटरेस्ट मिल ही गया ना, तो मैं जिसको बेच रहा हूं उससे इंटरेस्ट लूंगा कि नहीं लूंगा? नहीं लूंगा। ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता सर। समझ में आ रहा है? इसलिए यहां एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ है, एक्स इंटरेस्ट ही होगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? रटना मत, मैं बोल रहा हूं पहले ही। जिसको बेचूंगा मैं उसको कहूंगा कि दे मेरे को, तू 4 महीने का इंटरेस्ट दे। वो देगा तेरे को? वो क्या बोलेगा? बोले 30 सितंबर तक तेरे पास था डिबेंचर, तेरे को कंपनी ने इंटरेस्ट दे दिया, अब तू जब मुझे बेच रहा है 1 अक्टूबर को तो मैं क्यों इंटरेस्ट दूं भाई? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्का? हाँ, अगर ये मेरे को 30 जून को मिला होता लास्ट इंटरेस्ट, तब मैं अगले बंदे से इंटरेस्ट लेता कि नहीं लेता? तब तो लेता। समझ में आया? ये ध्यान रखना प्लीज, है ना? तो यहां तो इंटरेस्ट मिलने का सवाल ही नहीं है। कुल मिला के मैंने अपने डिबेंचर कितने में बेच दिए? 100 रुपीज में बेच दिए। एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट ही आएगा। एंट्री बताइए, एंट्री बताओ। बैंक ऑन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन 8% डिबेंचर। कितना? कितना? 20,000। प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट है या लॉस ये बताइए। प्रॉफिट है या लॉस ये बताइए। मुझे 20,000 मिलेगा। भाई ने सही बोला। क्या क्या? क्यों 20,000 क्यों नहीं मिले भाई? सर वो 1% का ब्रोकरेज कटेगा। दोनों पे कटता है सर। परचेज पे भी कटेगा, सेल पे भी कटेगा। लिखा हुआ है ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, ऑन ईच ट्रांजेक्शन 1% ब्रोकरेज टू बी चार्ज। तो 200 इंटू 100, वैसे तो 20,000 रुपए हुए, पर अगला मुझसे 1% का ब्रोकरेज। 20,000 का 1% कितना हुआ? 200। तो मुझे कितना मिलने वाला है? 19,800। 19,800। ठीक है, पक्की? अब प्रॉफिट हुआ है या लॉस वो आप मुझे बताएंगे कैलकुलेट करके। तो देखो एंट्री में यहां लिख रहा हूं आपके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं, इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं। टू इन्वेस्टमेंट लिख दिया मैंने यहां पे 19,800 नेट ऑफ ब्रोकरेज। लॉस होता तो डेबिट में लॉस लिखता, और प्रॉफिट होगा तो एंट्री कर दूंगा अगली
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। मैं बचपन से आपको पढ़ा रहा हूं, प्रॉफिट के केस में 2 एंट्री करते हैं, लॉस के केस में 1 एंट्री करते हैं, तो सिखाता हूं ना मैं आपको। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ है अगर हुआ है तो, और लॉस कितना हुआ है अगर हुआ है तो। कौन सा मेथड लगाना है? इन्वेंटरी चैप्टर पढ़ के आए हो ना? पढ़ा है ना इन्वेंटरी चैप्टर? अपनी बुद्धि लगाओ और निकालो। क्या प्रॉफिट या लॉस? कितने का? 9961 का प्रॉफिट कैसा सकता है? क्या कर रहा है यार? 19,800 में बेचा, 9,000 प्रॉफिट कमाया। वाह वाह वाह। तेरे कितना रहा है? 9,000 का। एक के भाई कह रहा है 9,000 समथिंग का, एक क्या रहा है 134 का प्रॉफिट। प्रॉफिट आ रहा है मतलब दोनों के, दो भाई के 134। अरे करो भाई। क्या यार, मैं स्टार्टिंग में करवाया था आपको, कॉस्ट कितनी पड़ी है अपने, मैंने बताया था कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सिखाया था ना स्टार्टिंग में तो। कॉमन सेंस लगाओ। जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास स्टार्टिंग में थे उसको मैंने सेल किया है, वो कितने में लाया था, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसके हिसाब से जो मैंने बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। प्लीज कम ऑन। कम ऑन बच्चों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। 134 या 133 पॉइंट समथिंग समथिंग। 134, अब सबका 134 आ रहा है। 133.33 है तो 134 नहीं हुआ वो, फिर 133 हुआ ब्रो। हाँ 133। तो सही आंसर है 133। कैसे निकाला? सर बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ कि अपन ने ना कौन से इन्वेस्टमेंट बेचे हैं। अपन ने सर ये जो इधर अपने पास 1200 डिबेंचर थे उसमें से बेचा है, या इधर जो 100 डिबेंचर खरीद के लेके उसमें से बेचा है? बताओ। फीफो है, कौन से में से बेचा है? स्टार्टिंग वाले 1200 में से। ओके बिल्कुल सही जवाब। टोटल 1200 डिबेंचर में कितने में लाया था? 1,18,000। 1,18,000 डिवाइड बाय कितने डिबेंचर? 1200 या 1,20,000 की नॉमिनल वैल्यू के, जैसे भी मानना है वैसे मान लो। तो डिवाइड बाय 1200। एक कितने का पड़ा? स्टार्टिंग में बताया था यार 98.33। कितने डिबेंचर बेच रहा हूं? कितनी कॉस्ट हुई? 19,666.66 रुपीज के डिबेंचर मैंने सेल किए। कितने पैसे मिले? कितना गेन हुआ? 133.33। सर ये माइनस में क्यों आ रहा है? अरे मैंने उल्टा किया है, मैंने कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस माइनस की तो माइनस में आ रहा है। घबरा मत जाना, समझ में आ रहा है? पक्का? तो सर पहली एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट नेट ऑफ ब्रोकरेज करने के बाद 19,800, 19,800। और प्रॉफिट की एंट्री हुई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल 133। समझ में आई कि दोनों एंट्री हैं? बताओ आप तो। हेलो, प्रॉफिट के केस में 2 एंट्री होती है, लॉस के केस में नेट एंट्री होती है। स्टार्टिंग सिखा रहा हूं मैं आपको, क्लियर है? पोस्ट करें इस एंट्री को। आ जाओ, कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट में लिखेंगे, सेल किया है तो पैसा मिला है ना। तो 1 अक्टूबर 21 बाय बैंक 20,000 की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर सेल किए। इंटरेस्ट तो अब मुझे अलग से मिलेगा नहीं, कितने में बेचा नेट ऑफ करके 19,800। और जो प्रॉफिट हुआ वो लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड पे, टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितना जी? कितना लिखेंगे बोलो? 133। और इसके लिए हम बना देंगे वर्किंग नोट नंबर 2।
आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 2, हेडिंग लगाओगे आप प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिबेंचर ऑन 1 अक्टूबर 2021। सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस, सर 200 डिबेंचर बेचे, एक बेचा 100 में, कितना हुआ ये 20,000। सर अब ब्रोकरेज ऐड करेंगे या लेस करेंगे? सर परचेज के टाइम पे ऐड करेंगे क्योंकि वो मेरी कॉस्ट में जुड़ जाएगा, और सेल के टाइम पे लेस करेंगे क्योंकि वो मेरी सेलिंग प्राइस से कम हो जाएगा। तो लेस करेंगे ब्रोकरेज। हम्म, 20,000 का 1%, 1% ऑफ 20,000 इज 200। और नेट सेलिंग वैल्यू या नेट सेलिंग प्राइस कितनी आई? कम ऑन, 19,800, 19,800 रुपया। उसके बाद में, अच्छा मैंने इसको क्लोज कर दी, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे सर, नेट सेलिंग प्राइस में से ना क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे लिखते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वैसे लिखूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। जो इन्वेस्टमेंट बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी? तो सर उसकी कॉस्ट थी 19,667। ये कैसे आया सर? सर देखिए 1,18,000 रुपीज के अपने पास में ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट रखे हुए थे। कितने 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 कितने? 1200। यस और नो? कितने बेच दिए इसमें से? 200। तो 1,18,000 जिसकी कॉस्ट थी, जो जिसके बराबर है उसको उससे डिवाइड करते हैं और जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार्टिंग सिखा रहा हूं। तो 1,18,000 किसकी कॉस्ट थी? 1,200 डिबेंचर की, मल्टीप्लाई कर दिया 200 की जाननी है, इसलिए कितना आ गया 19,667। और ये माइनस करने के बाद आपका क्या आया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। which is 133। समझ में तो आ रहा है क्या? देखो भाई, अगर ये क्वेश्चन आता ना एग्जाम में तो एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये बोनस चैप्टर है। ये फ्री के नंबर होते हैं, ये मान के चलो आप। 2-4 क्वेश्चन मैं आपको अपने लिखवा के भी करवा दूंगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे। 1 जनवरी 2022 को हमने 50 डिबेंचर और परचेज किए। 98 रुपीज अपन ने प्योर डिबेंचर के दिए हैं। अगला ब्याज लेगा तो ब्याज के अलग से दे देंगे। तो पहले तो ये बताओ, अगला इंटरेस्ट लेगा क्या या नहीं लेगा? इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा? जिससे भी अपन ने परचेज किया होगा डिबेंचर, उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 सितंबर 21 को। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने का उसका ब्याज एक्रू हो गया है, तो वो मुझसे 3 महीने का इंटरेस्ट लेगा, है कि नहीं? तो मैं तो जब परचेज करके लेकर आऊंगा तो मैं तो बताओ क्या एंट्री करूंगा? बताओ अपन तो क्या एंट्री करेंगे? कम ऑन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट बताओ, इन्वेस्टमेंट में कितना डेबिट, इंटरेस्ट में कितना डेबिट और बैंक में कितना क्रेडिट? प्लीज टेल द अमाउंट। देखो वो ब्रोकरेज को भी ध्यान रखना। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट में कितना डेबिट? 4949। इंटरेस्ट में कितना? 100। और बैंक में कितना? यही
ये आ रहा है कुछ अलग आ रहा है तो बताओ। ये इंटरेस्ट कैसे आया सर? 50 डिवेंचर परचेज किए हैं तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 50 इंटू 100 यानी कि 5,000। इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 8% इंटू 3/12 करो, कितना आ रहा है? कमन कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। परफेक्ट एकदम। इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदा? 50 डिवेंचर। कितने में लिया? 98। तो 50 इंटू 98 कितना हुआ? 4,900। और माइनस कर दो उसमें से 1%, कितना बना? 49। तो मैच ही नहीं हो रहा सर। माइनस करें ऐड करें? सर ऐड करेंगे ना, माइनस क्यों करेंगे? तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। अरे परचेज करते टाइम ऐड करते हैं, सेल करते टाइम लेस करते हैं। रट के मत बैठ जाना। सेल करेंगे तो मेरा ब्रोकरेज जाएगा तो मुझे कम पैसा मिलेगा, और परचेज करूंगा तो मेरा ब्रोकरेज जाएगा तो मेरे लिए कॉस्ट ज्यादा हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये आ गया 4949, 100 का इंटरेस्ट, और टू बैंक आ गया 5049। बिल्कुल समझ में आ गया, कंफर्म एकदम। अब आ जाओ लिखते हैं हमारे फॉर्मेट के अंदर। फर्स्ट जैन 22 टू बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 3 लिख देना है यहाँ पे भी। 5,000 की तो नॉमिनल वैल्यू है, 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, और 4949 की कॉस्ट है। अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं। ये लिख दिया सबने आपने? पक्का? टू बैंक, नॉमिनल वैल्यू में 5,000, इंटरेस्ट में 100, कॉस्ट में 4949। अब बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। ब्रोकरेज ऐड करेंगे लेस करेंगे? ऐड करेंगे। ब्रोकरेज 1%। $4949 ये आ गई अपनी नेट परचेज कॉस्ट। ठीक है। अब इंटरेस्ट अलग से दिखा देते हैं कैसे आएगा। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,000 का 8% इंटू 3/12 विच इज 100 रुपीज। आई होप समझ में आ गई होगी चीजें आपको यहाँ तक तो। आगे चलें। अब सर फिर मैंने 1 फरवरी को 200 डिबेंचर बेचे हैं। एक कितने का बेचा? डिबेंचर डिबेंचर खाली 99 रुपीज का। इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है या अलग से जोड़ना पड़ेगा? अलग से लेना पड़ेगा। तो यहां तो एक्स इंटरेस्ट दे देगा, तो यहाँ तो इंटरेस्ट मिलेगा। यहां तो मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि मैं अगर मेरे डिबेंचर बेच रहा हूं तो मुझे भी लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? मुझे भी लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को। तो मैं भी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, ये जैन 4 महीने का इंटरेस्ट लूंगा मैं। कितने महीने इंटरेस्ट लूंगा जी? 4 महीने का। किससे? जो मेरे से खरीद रहा है, जिसको मैं सेल कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? एंट्री बताओ और ये बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस, पूरा कैलकुलेशन कर बताओ। यार अब तो सिखा दिया यार आपको यार। और ये डिबेंचर भी हम ओपनिंग वालों में से ही बेच रहे हैं। तो कॉस्ट तो आपको पता है 19,667। पता है ना कॉस्ट तो आपको? ऊपर भी तो 200 डिबेंचर की कॉस्ट वही थी। बताओ सर बताओ, पूरी एंट्री बताओ। प्रॉफिट हुआ है लॉस हो रहा है ये बताओ।
प्रॉफिट या लॉस? तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये होगा ना। लॉस के केस में तो नेट कर सकते हैं ना, मतलब उसमें क्या हो गया, कर सकते हैं क्या? सर इंटरेस्ट भी तो आएगा, ये नहीं आएगा? इंटरेस्ट आएगा ना, तो टू इंटरेस्ट। तो सर ज़्यादा बेटर होता है प्रॉफिट और लॉस की ना सर सेपरेट एंट्री कर लो, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना, इसलिए। तो सर इसलिए ना मैं मतलब एक बार तो सर वो इन्वेस्टमेंट के कर रहा हूँ, फिर प्रॉफिट और लॉस की बाद में कर लूँगा सर मैं। एक बार स्क्रीन में देखो आप कैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ। मैं एंट्री कर रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट पहले तो। हालांकि आपसे एंट्री नहीं पूछेंगे ये, पर एक बार आपकी लॉजिक्स अच्छे हो जाएंगे। और एक कर दूंगा मैं फिर लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। चलो जी, तो पहले तो बताओ इंटरेस्ट का कितना पैसा मिलेगा? 20,000 इंटू 8%, कितने महीने का? 4/12, कितना हुआ? अरे क्या हुआ, बोलो ना, क्या हो गया यार? 533, बोला करो भाई। ठीक है, पक्का। इन्वेस्टमेंट को बेच के कितना पैसा मिला सर? 200 रुपए, 200 डिबेंचर बेचे, 99 में एक बेच रहे हैं, तो ये तो सेल प्राइस है। इसमें से माइनस करेंगे वन या ऐड करेंगे 1%? -1%, बताओ कितना हुआ? 19,602। तो ओवरऑल बैंक में कितना पैसा आया? ओवरऑल बैंक में कितना पैसा आया? 20,135। ये क्लियर? अब लॉस कितना हुआ वो बताओ। सर देखो, अपन ने जो ये 19,602 में जो इन्वेस्टमेंट अपन बेच रहे हैं ना, वो कितने में लाए थे याद करो? 19,667। तो 19,667 की चीज को बेच कितने में दिया? 19,602। तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नुकसान। कितना नुकसान? 65 रुपए का। तो सर ये आ जाएगा 65। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो सर इसको पोस्ट करवाओ, आ जाओ। तो पहले तो फर्स्ट एंट्री पोस्ट करवाओ, कहाँ लिखूं? सर क्रेडिट साइड लिखो सर, और क्या। आ जाओ फिर लिखते हैं क्रेडिट साइड। फर्स्ट Feb 22 बाय बैंक। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 20,000। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? 533। और पैसा कितना मिला? 9,602। यही तो मिला। जितना पैसा डिबेंचर का मिला वही लिखेंगे यहाँ तो। सेल वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे भाई, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू आती है, ये 9,602 आएगा भैया। क्लियर है? नेट सेल वैल्यू, मतलब इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगी, ये सिर्फ नेट सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी, मैं ऐसा कह रहा हूं। क्लियर? चले आगे। और लॉस का, लॉस की क्या एंट्री हुई? लॉस ऑन सेल इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यही तो हुई, तो ये भी तो इधर ही आएगा। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना? 65। ये आएगा कॉस्ट कॉलम में, ध्यान रखना। लॉस कॉस्ट कॉलम में होगा, प्रॉफिट होगा तो भी कॉस्ट कॉलम में होगा, इंटरेस्ट में और नॉमिनल वैल्यू में नहीं आएगा लॉस। ठीक है, अब इसके लिए क्या बना लेंगे हम? वर्किंग नोट नंबर 4। चलो वर्किंग नोट नंबर 4 में चलो, कम ऑन। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर ऑन 1 Feb 22। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे नेट सेलिंग प्राइस।
उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस, कितने बेच रहे हैं 200, एक कितने में दिया 99 में, तो ये हो गया 19,800। इसमें से ब्रोकरेज प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, लिख लो दीदी, नोट्स लिख लो, लिख लिया क्या आपने? नोट्स बहुत जरूरी होते हैं नंबर लाने के लिए अकाउंट्स में, एग्जामिशन लानी है ना, नोट्स ढंग से बना के आओ, मौका मत दो नंबर काटने का। ये होगी नेट सेलिंग प्राइस। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फीफो है ना, इसलिए स्टार्टिंग वाले को ही अपन बेस बना रहे हैं, अपन उसमें से ही बेच रहे हैं, वही सेम 1,18,000 डिवाइड बाय 1,200 इंटू 200, 19,667 लेस करना पड़ेगा, तो ये तो लॉस आ गया। ओके, पक्का? यहां तक कहानी में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन? चलो इंटरेस्ट भी लिख लो फिर यहाँ पे। अब इंटरेस्ट कैसे निकाला? 20,000 की नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर अगर मैंने सेल कर दिया तो सर इस पे 8% के हिसाब से मैं 4 महीने का इंटरेस्ट लूंगा, जो कि होता है 533। हर चीज की वर्किंग होनी चाहिए ताकि जब भी आप रिवाइज करें तब आपके पास में बेस हो, ठीक है? क्लियर? अब देखो सर, अब क्या कहना है, ये सब में लिख दिया। अब कोई और ट्रांजेक्शन बचा है क्या? नहीं सर, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं बचा सर। अब बचा है, बचा है, बचा है, बचा है, बचा है ड्यू डेट, ड्यू डेट 31 मार्च के दिन तो अपने को ब्याज मिलेगा ना। कितने डिबेंचर में मिलेगा? जितने हैं जितने उस दिन होंगे। अब उस दिन मेरे को अभी बताओ कितनी नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर अपने पास में हैं। सर देखो, डेबिट साइड अगर आप करोगे तो 1,35,000 है। क्रेडिट में कितने बेच दिए अपन ने? 40 के बेच दिए, कितने के बचे? कितने के बचे बच्चों? 95,000 के बचे। तो 95,000 की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर मुझे क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। फॉर कितने मंथ्स? फॉर कितने मंथ्स? फॉर 6 मंथ्स। सर क्यों? कुछ तो मैंने अभी बीच में परचेस किया। अरे भाई उससे क्या मतलब, अगर मैंने बीच में परचेस किया तो उसको ब्याज देके आया ना मैं। समझ में आ गया? और जिसको मैंने सेल कर दिया तो उस पर मुझे इंटरेस्ट वैसे ही मिल चुका है, वापस से मिलने वाला नहीं है। आ गया? तो सर 95,000 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो यहां आ जाएगा 31 मार्च 22 बाय बैंक। किस कॉलम में लिखोगे रे? इंटरेस्ट कॉलम। 95,000 का 8% इंटू 6/12, ये वर्किंग पूरी लिख लेना। कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है बताइए? 3,800। कोई दिक्कत परेशानी? चलें आगे। श्योर? अब देखो जी, मुझे तो आप ये बताओ, अपने पास है ना कितने डिबेंचर्स बचे हैं? कितने डिबेंचर्स बचे हैं? सर 95,000 की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर बचे हैं तो 950 बचे हैं। अब आप तो ये है ना, ये जो है ना, ये डेबिट डेबिट टोटल करो, डेबिट साइड की कॉस्ट कॉलम की टोटल लगाओ
और उसमें से क्रेडिट साइड की कॉस्ट कॉलम माइनस करो और बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। हाँ जी, कितनी आ रही है? 93,513, यही आ रही पक्का? पक्का ये है आपकी? अभी लिखना मत। क्या? हाँ तो डाल देना ना उसको, वो तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से जाएगा। अगर तू या तो चाहता तो डायरेक्ट पी एंड लिखता है यहाँ पे, और अगर एक बार तूने प्रॉफिट ऑन सेल लिखा है, लॉस ऑन सेल लिखा है, तो वो तो उस अकाउंट से जाएगा ना ब्रो। तो वो उस अभी वहां पे थोड़ी लिखूंगा मैं कोई उस चीज को। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 93,513। कैसे? बैलेंसिंग फिगर। तो ये एक बार के लिए मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूं, अभी मत लिखना आप। 93,513 यहाँ पे आ गई आपका बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट आ गई। कॉस्ट आ गई, ठीक, परचेज कॉस्ट। ओके, डिफरेंस कितने बचे हैं? 950। अब देखो क्वेश्चन में है ना, आपको लास्ट में ऐसा बोला हुआ है कि जी ईयर के एंड पे जो भी डिबेंचर आपके पास में है ना, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है? बोले 99 है। तो 950 डिबेंचर है, 950 डिबेंचर इंटू 99 करो, 950 डिबेंचर इंटू 99 करो बच्चों, बताओ कितना आ रहा है? 94,050। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? अपनी कैरिंग अमाउंट बड़ी है, कॉस्ट बड़ी है, या मार्केट वैल्यू बड़ी है? मार्केट वैल्यू। तो सर एज पर AS13 मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, उस पर हम लोग क्या करते हैं? हमारे इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करते हैं। क्या करते हैं जी? वैल्यू करते हैं। अगर मान लो मार्केट वैल्यू कम आती तो फिर मार्केट वैल्यू पे हम लोग वैल्यू करते, और फिर क्या करते हैं तो वो मैं आपको जब आगे क्वेश्चन आएगा तब आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के इसका बनाते हैं एक वर्किंग नोट। ठीक है, फटाफट से कॉपी में आओ और एक वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 5। Carrying amount of debenture on 31st March 2022 will be lower of A और B। अब लिखो A तो है आपकी कॉस्ट, एज पर अकाउंट कितनी है ये आपकी? 93,513 आया था ना बैलेंसिंग फिगर। और मार्केट वैल्यू नाइन्टी नाइन, ये हो रहा है 94,050, विच एवर इज लोअर। लोअर कौन सा है जी? 95,513। विच एवर इज लोअर 93,513 पे मैं इसको वैल्यू कर दूंगा, जो कि वैसे भी मेरी आ रही है, तो मुझे इसके लिए अलग से कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वही मेरी कैरिंग अमाउंट है, तो मुझे अलग से कोई एफर्ट डालना नहीं है, बस क्लोज कर दो। समझ में आ गया? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर? अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बचा है, काम बचा है अभी। ठीक है, तो चलो सर ऊपर चलते हैं। और यहाँ अपन ने लिख दिया 93,513, और यहाँ अपन ने लिख दिया 31st March 22 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 95,000,
चलो इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल तो आपने बताया ही नहीं, इसका भी तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा या क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा? इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको कहां ट्रांसफर कर दोगे? P&L में। तो क्रेडिट साइड की टोटल अगर अपन करते हैं इंटरेस्ट की तो कितना होता है? 5200 प्लस 533 प्लस 3800 कितना हो रहा है ये? 9533 हो रहा है ये। इसमें से अगर मैं डेबिट साइड में से माइनस कर दूंगा 300, कितना बचा? 9233। तो ये कहां चला जाएगा? P&L में। बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर 31 मार्च 22। ये आया कि नहीं आया आप तो ये बताओ। पक्का? श्योर? इंटरेस्ट के कॉलम का बैलेंस नहीं बचेगा भैया। बैलेंस बच सकता है उस केस में अगर एक्रूड इंटरेस्ट होता तो। क्या बोला आप? अरे मैं ये बोला भाई कि अगर एक्रूड इंटरेस्ट होता, मान लो इंटरेस्ट की ड्यू डेट होती 30 जून और 31 मार्च को मैं अगर क्लोज कर रहा हूं ईयर को, तो 3 महीने का इंटरेस्ट फिर मुझे क्या करना पड़ता सर? एक्रू करना पड़ता, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस होता है यहां पे। पर क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में 31 मार्च की डेट पे ही इंटरेस्ट मिलना था और पूरा मिल भी गया है, तो कोई एक्रूड इंटरेस्ट है ही नहीं, इसलिए कोई क्लोजिंग बैलेंस बचा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात? तो इस 93,513 के यहां पे रेफर कर देना वर्किंग नोट नंबर 5। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 12। कौन से मेथड के साथ? फीफो मेथड के साथ। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में, मतलब कल अपन क्या करेंगे सर? इसी क्वेश्चन को एक बार करेंगे एवरेज मेथड से और फिर अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसको पहले एवरेज से कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा और फिर हम चलेंगे वेरिएबल इनकम वाले इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज के लिए, इस पार्ट के लिए इतना ही।